हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो से इस सेट नंबर 79 से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है लाइट, प्रकाश, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम चैनल पर कि कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है लाइट के पक्ष में, इसलिए लाइट चैप्टर हम लोग पहले कवर करेंगे। और ये चैप्टर जो है बड़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो पढ़ने होते हैं और जहाँ से एग्जाम में सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें भी जनरल साइंस से प्रश्न आते हैं। तो लाइट एक फेवरेट चैप्टर है हर एग्जाम का। तो क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है तो इसमें मैं ये मान कर चलता हूँ कम से कम 10 पार्ट्स तो आएंगे ही, 10 पार्ट्स तो आएंगे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला 10 दिन जो है आप इस चैप्टर के लिए रिजर्व कर दो। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लगते हैं सबको हार्ड, स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं। और ग्रुप डी में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो सभी मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। और आप लोगों का कहना है कि ग्रुप डी में काफ़ी सारे टफ सवाल पूछे गए थे, वो सारे करवा दीजिएगा। देखिए, अगर आप पार्ट 1 से स्टार्टिंग से हर सवाल को समझते हुए जाएंगे तो लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे, टफ नहीं लगेंगे। ये चैप्टर ही पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा। बीच से आप छोड़ छाड़ करके देखेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कतें आएंगी यहाँ पर। इसलिए ये ज़रूरी है कि पार्ट 1 से ही सारे प्रश्नों को आप करते जाएं, समझते जाएं। मैं एकदम बेसिक से आपको सवाल करवाऊंगा, बेसिक से हम लोग टफ लेवल तक जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर प्रश्नों को करना। ये हमारा लाइट चैप्टर का पार्ट 1 है, पूरे सीरीज का सेट नंबर 79 है। एक छोटा प्रकाश स्रोत प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिससे प्रायः डैश कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश का स्रोत बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो वहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो आपको रे के फॉर्म में दिखेगा, है ना, किरण के रूप में जो है आपको वो प्रकाश दिखेगा। और स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता हुआ वो दिखेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश में हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से डैश हमारे आंखों में प्रवेश करता है, डैश होकर। यहाँ पर छूट गया एक शब्द, होकर। तो हम सभी जानते हैं हम किसी वस्तु को प्रकाश में इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है, वहां से परावर्तित होकर के हमारे आंखों में प्रवेश करता है, तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। अंधेरे में जाते हैं तो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके, परावर्तित होकर के हमारे आंखों में प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर लाइट है, लाइट सोर्स है, प्रकाश है, तो प्रकाश जो है वस्तु पर जाकर के गिरेगा, वहां से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारे आंखों में प्रवेश करेगा, रेटिना पर जाकर के इमेज बनेगा, तो हमें जाकर के वो वस्तु दिखाई देगी। तो परावर्तित हमारा आंसर हो जाएगा। दर्पण डैश, दर्पण यानी कि मिरर। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। तो आपके घर में भी मिरर होगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं सुबह सुबह उठ करके। देखना उस मिरर के पीछे पॉलिश किया होगा, पॉलिश किया हुआ है तभी प्रकाश का परावर्तन हो पा रहा है, नहीं तो क्या होता, प्रकाश जो है पार करके निकल जाता। जैसे मान लो ये मिरर है, अगर पॉलिश नहीं किया होता तो प्रकाश जो है सीधे ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। लेकिन पीछे की तरफ से पॉलिश किया होता है तो क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। तो ये सही है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, यानी कि सतह है। पृष्ठ यानी कि सतह, यानी कि सरफेस। अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये भी सही है, अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अगर पॉलिश नहीं किया होता, अगर पॉलिश नहीं किया होता तो अधिकांश प्रकाश जो है वो पार करके निकल जाता मिरर को, कुछ ही मात्रा में परावर्तन हो पाता। ठीक उल्टा हो जाता अगर पॉलिश किया हुआ नहीं होता तो, क्योंकि पॉलिश किया हुआ है तो अधिकांश प्रकाश जो है परावर्तित होगा और कुछ हो सकता है कि पार करके निकल जाए। लेकिन अगर पॉलिश जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है तो 100% जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अपने से होकर प्रकाश को पार करने देता है, गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा एक प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं है? नहीं है पूछा है। देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहली बार क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर क्लास 10th में पढ़ा। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया होगा +1 +2 तो आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। 2 नियम हम लोग इसमें पढ़ते थे। पहला नियम क्या था, जैसे ये एक सतह है, सिर्फ दर्पण के लिए परावर्तन का नियम लागू नहीं होता है, किसी भी
सतह के लिए जो है परावर्तन का नियम लागू है। ये हमारे पास एक सतह है। सबसे पहले क्या है, एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे आपतित होती है। ऐसे प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, और यहां से फिर ऐसे परावर्तित हो जाती है। इस आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं कि एक अभिलंब ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभिलंब का मतलब ये जो लाइन है इस सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर है। तो इसे हम लोगों ने एन से दिखा दिया। मान लो मैंने इसको ओ बोल दिया। ये जो एन ओ है ये हमारा अभिलंब है। अब ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम लोग क्या है ना कि आई से दिखा देते हैं। ये हमारा एंगल आई है। और ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। तो जो पहला नियम है वो ये कहता है कि ये जो एंगल आई है ये बराबर होता है एंगल आर के, यानी आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हमें ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है, उसके बाद ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, ये सारे एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। जैसे आपके कमरे में 4 दीवार हैं, तो ये सारे के सारे जो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सारे एक ही दीवार पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण जो है एक दीवार पर है और परावर्तित किरण जो है दूसरे दीवार पर हो। अगर ऐसा होगा तो एक ही तल में नहीं कहा जाएगा, वो अलग अलग तल में हो जाएगा। एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो। तो ये दूसरा नियम है। तो ए और बी ये सही है, सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा एक प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं है, तो सी हो जाएगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम जो है किसी भी सतह के लिए लागू होते हैं, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। पृष्ठ का मतलब, परावर्तक पृष्ठ का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो समतल पृष्ठ हो, चाहे गोलीय पृष्ठ हो, चाहे चिकनी पृष्ठ हो, चाहे खुरदरी पृष्ठ हो, सभी के लिए लागू होते हैं परावर्तन के नियम। एक किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री पर आपतित होती है। दर्पण के साथ डैश कोण बनाते हुए यह परावर्तित होगी। देखो सवाल को जरा ध्यान से पढ़ लेना। जो एंगल दिया हुआ होगा सवाल में, वो किसके साथ दिया होगा। यहाँ देखो जो किरण है और जो दर्पण है, मिरर है, उसके बीच का एंगल ये 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये एक दर्पण है, ये आपतित किरण है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। ये हमारा आपतन बिंदु है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक अभिलंब बनाएंगे और तब जाकर के यहां से परावर्तित किरण हम लोग बनाएंगे और ये बोलेंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में बराबर है। अब क्योंकि ये अभिलंब है तो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, जिसमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो परावर्तन का नियम हमें ये कहता है कि ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री है। अब ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, जिसमें ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। पूछा है दर्पण के साथ डैश कोण बनाते हुए यह परावर्तित होगी, तो 30 डिग्री बनाते हुए परावर्तित होगी। मान लो इस दोनों के बीच में पूछ देता है कि भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है उनके बीच में एंगल कितना है, तो हमारा आंसर 120 डिग्री होता। निम्न में से कौन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है? बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। समतल दर्पण का मतलब फ्लैट, ठीक है। एक तो होता है ऐसे कर्व, ऐसे या फिर ऐसे। समतल का मतलब समतल, एकदम से फ्लैट, ऐसे फ्लैट। और एक साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। भाई दर्पण तो तभी कहलाएगा अगर एक साइड से पॉलिश्ड होगा। अब समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके पास जो है कुछ विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं जो है आपको याद रखनी है, वहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जो पहली विशेषता है वो है प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है, याद रखिएगा। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है
समतल दर्पण है। और ये हमने मान लो हमने कोई वस्तु ऐसे डाल दिया और ये है मान लो x मीटर पर, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो याद रखना है दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो पीछे बनेगा। और सीधा है तो ये एरो मैंने ऊपर दिखलाया हुआ है, तो यहाँ भी एरो ऊपर ही दिखाएंगे, इसका मतलब सीधा हुआ। और ये जो प्रतिबिंब है ये x मीटर की दूरी पर ही दर्पण के पीछे बनने वाला है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है। अगर मान लो ये मैंने बोल दिया कि 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर ही होगा। प्रतिबिंब दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है अगर ये x मीटर है। देखो प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और वस्तु दूरी कहने का मतलब दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, ये आप जानते होंगे। ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं समतल दर्पण के केस में। प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित नहीं होता है। पार्श्व प्रवर्तित का मतलब हो गया लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। एक तो होता है उल्टा। उल्टा का मतलब होता है ये, जिससे मैंने यहाँ पर एरो ऊपर दिखलाया तो एरो नीचे बन जाए, ये हो गया उल्टा, कि टॉप वाला बॉटम में यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे में दिखेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर में दिखेगा। एक होता है लैटरल इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित लैटरल इन्वर्टेड, इसका मतलब होता है दायां वाला बाएं साइड दिखेगा, बायां वाला दायां साइड दिखेगा। जैसे आप खड़े हो जाओ और आप अपना दाहिना हाथ उठाओ दर्पण के सामने, तो देखना जो प्रतिबिंब आपका होगा दर्पण में वो अपना बायां हाथ उठाएगा। ये आप करके देख सकते हो। जैसे मान लो एक मैंने लेटर बनाया यहाँ पर बी, और यहाँ पर देखो मैंने एक स्टार लगा दिया ऊपर में, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा, और स्टार ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। लेफ्ट वाला जो है राइट में, राइट वाला लेफ्ट में हो गया यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही है, नीचे वाला पार्ट नीचे ही है। ये हो गया हमारा क्या, लैटरल इन्वर्टेड। अगर मान लो मैंने यहाँ पर आर बनाया तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ऊपर वाला पार्ट ऊपर है, नीचे वाला पार्ट नीचे है, तो इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड इमेज। लैटरल इन्वर्टेड इमेज, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और लेंस के पीछे बनता है। अभी ही रट लो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और लेंस के पीछे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और लेंस के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं हम लोग सब आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको अपने दिमाग में बैठा लो। 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति किसी बड़े समतल दर्पण के सामने खड़ा है। व्यक्ति से इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी यदि यह दर्पण से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब बोल रखा है ये एक समतल दर्पण है, एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई ये है, तो मैंने ये व्यक्ति बना दिया यहाँ पर, ये तीर ही व्यक्ति है। 1.8 मीटर इसकी लंबाई है, दर्पण से ये 1.5 मीटर की दूरी पर है, ये जो है ये 1.5 मीटर की दूरी पर है। पूछा है व्यक्ति से इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो ये समतल दर्पण है और इसमें आप क्या जानते हैं कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो कि 1.8 मीटर का ही होगा। दर्पण के पीछे है तो आभासी है, सीधा तो है ही, और प्रतिबिंब दूरी भी 1.8 मीटर। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 1.5 + 1.5 3 मीटर। सी हमारा आंसर। यदि एक व्यक्ति की लंबाई 1 मीटर है, समतल दर्पण में इसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए आपके पास ये कोई दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, और आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी इमेज जो है इस दर्पण में देख पाएं। ठीक है, इस दर्पण में आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी प्रतिबिंब को देख पाएं। तो जो आपकी हाइट है वो आपके हाइट की आधी होनी चाहिए। दर्पण की जो लंबाई है वो आपके हाइट की आधी होनी चाहिए, न्यूनतम ये कंडीशन है। इससे ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिखेगा ही। तो अगर आपकी हाइट मान लीजिए 1 मीटर है तो दर्पण की लंबाई जो है कम से कम 50 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अगर 60 है, 70 है, 80 है तब तो दिखेगा ही, लेकिन कम से कम 50 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मान लो अगर आपने 45 सेंटीमीटर कर दिया तो आप अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाओगे इस दर्पण में। कम से कम 50 सेंटीमीटर चाहिए। जो आपकी हाइट है उसकी आधी हाइट की जो है दर्पण की लंबाई होनी चाहिए।
तो 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मीटर का आधा जो है 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। निम्न में से किसे वक्रित दर्पण के रूप में माना जा सकता है? वक्रित दर्पण यानी कि कर्व्ड मिरर। नाम से ही क्लियर है भाई, मुड़ा हुआ होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, या तो ऐसे या फिर ऐसे, कर्व होना चाहिए। तो चमकदार चम्मच की वक्रित पृष्ठ, चम्मच आपने देखा होगा, चम्मच जो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें आप देखो, अगर ये मान लो चमकदार है तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये वक्रित दर्पण है, कर्व्ड मिरर है ना, ये कर्व, ये सही है। और गोलीय दर्पण आप जानते ही हो, गोलीय दर्पण जो इस प्रकार के होते हैं, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। गोलीय दर्पण भी कर्व्ड होते हैं। तो ये सही है, ए और बी हमारा दोनों जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर डी। यदि एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? देखिए, वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ये 360 बट्टे में थीटा, 360 डिग्री बट्टे में थीटा डिग्री, थीटा यहाँ पर डिग्री में होगा। तो n बराबर यानी कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बट्टे में थीटा या फिर 360 बट्टे में थीटा -1। मान लो अगर हमने ये लगाया, हमें जो नंबर मिली वो ऑड नंबर मिली, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो इसको लगाने से हमें ऑड नंबर मिल रही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लगाओ ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 बट्टे में थीटा, मान लो ये n जो है, मान लो ये n जो है ये विषम संख्या है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। लेकिन अगर n जो है सम संख्या हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, दोनों में से जिसमें विषम आ जाए n वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों में जो विषम हो जाए वही उत्तर होगा। अब ये थीटा क्या है? थीटा जो है दोनों दर्पण के बीच का एंगल है। जैसे मान लो ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है, इसके बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल है। अब दोनों अगर समानांतर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। दोनों के बीच में एंगल 0। तो अगर एंगल 0 तो 360 बट्टे में 0 अनंत, तो अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यदि एक वस्तु को दो लंबवत दर्पण के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या, इस बार थीटा हमारे पास जो है 90 डिग्री है, राइट। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बट्टे में हम लोग 90 डालेंगे। देखो यहाँ पर 4 आ गया। अगर यहाँ पर n का मान 3 आता, 7 आता, 9 आता तो हमारा आंसर वही हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, n-1 करेंगे तो हमें 3 आंसर मिलेगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ऑड बना देना है, ऑड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक घटा करके ऑड बना देना है, एक जोड़ना नहीं है, घटाना है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है डैश कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है डैश कहलाते हैं, उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, वो गोले का भाग होता है। जैसे मान लो ये गोला है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस पार्ट को काट लेंगे। अगर हम इसको काट लेंगे तो देखो हमें ये पार्ट मिलेगा, और हम यहाँ से इसको मान लो काट लेते हैं तो हमें ये पार्ट मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों दर्पण में एक बार हम क्या करते हैं कि इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। ये मैंने पॉलिश्ड कर दिया, तो परावर्तक पृष्ठ कौन हो गया? ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ है। और इस वाले में भी हम क्या करते हैं कि इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। एक बार हमने क्या किया, अंदर वाले भाग को पॉलिश्ड किया और दूसरे वाले में बाहर वाले भाग को पॉलिश्ड किया। इस बार ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ जो है गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। गोलीय दर्पण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसके परावर्तक पृष्ठ को किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो एक गोले का भाग होता है। जैसे देखो ये एक गोला है जो कि ग्लास का गोला है, हमने क्या किया, यहाँ से एक पार्ट को ऐसे काट लिया, यहाँ से एक पार्ट को ऐसे काट लिया, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखलाया था। इस वाले में हमने अंदर की ओर पॉलिश्ड कर दिया और इस वाले में बाहर की ओर पॉलिश्ड कर दिया। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एक गोले का भाग होता है।
इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित रहता है। देख लो, ये बाहर की ओर वक्रित है, ये बाहर की ओर वक्रित है और ये अंदर की ओर वक्रित है। इसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता। हम लोग पढ़ चुके हैं सभी प्रकार के सतहों पर परावर्तन का नियम जो है लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। इसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर या केंद्र के पीछे होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोले के केंद्र की ओर या केंद्र के पीछे होता है। जैसे इस वाले में देखो, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है जो कि केंद्र की ओर है, ये केंद्र है, गोले का केंद्र है, इसमें केंद्र की ओर है। जबकि इस वाले में जो परावर्तक पृष्ठ है ये केंद्र के पीछे है, इसमें केंद्र की ओर है, इसमें केंद्र के पीछे है। ये सारे पॉइंट्स समझते जाओ, ये भी सही है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर वक्रित है वह डैश कहलाता है। ये एक गोलीय दर्पण है यानी कि स्फेरिकल मिरर, ये एक गोलीय दर्पण है यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो इन दोनों दर्पणों में से किसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह जो प्रकाश का परावर्तन करेगी अंदर की ओर या फिर बोल दो केंद्र की ओर वक्रित है। केंद्र की ओर कौन है भाई? देखो, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, केंद्र की ओर वक्रित कौन है? ये है ना, ये केंद्र की ओर वक्रित है। इसके सामने ही देखो यहां पर केंद्र है, तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह डैश कहलाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। देखो, अगर आप भूल जाओ, आपको कंफ्यूजन हो, जैसे ये मान लो एक हमारे पास दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। अगर आप भूल जाओ कि भाई कौन उत्तल है कौन अवतल है, तो देखो ये उत्तल है, उत्तल से याद रखो उठा हुआ, उत्तल से याद रखो उठा हुआ, जो परावर्तक पृष्ठ है वो उठा हुआ होगा। अब बताओ, इसमें परावर्तक पृष्ठ ये है, इस वाले में ये है, उठा हुआ किस में है? इस वाले में उठा हुआ है, इस वाले में उठा हुआ है, मतलब ये जो है उत्तल दर्पण है और ये जो है अवतल है। एक चमकदार चम्मच का डैश पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। ये देख लो, एक चमकदार चम्मच है, इसके पास दो पृष्ठ हैं, एक ये है और एक बाहर से है, बाहर की तरफ, एक अंदर की ओर एक बाहर की तरफ है। कौन सा पार्ट जो है अवतल दर्पण जैसा होता है? जो अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? यहां देखिए, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। तो इस परावर्तक पृष्ठ के या फिर इस गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पोल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये पोल नहीं है, ये पोल है, यहां पर ये पोल है, ठीक है। ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र होगा इसे हम लोग पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये इससे हम लोग अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का डैश कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का डैश कहलाता है। जो स्फेरिकल मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस स्फेयर का भाग है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? ये सवाल है हमारे पास। देखो, ये हमारे पास गोला है, ये हमारे पास गोला है, और इसी गोले से हम लोगों ने इन दो मिरर को बनाया है, इन दोनों दर्पणों को बनाया हुआ है। इस गोले का जो अपना केंद्र है, ये इस दोनों दर्पण के लिए जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। याद रखिएगा, जो वक्रता केंद्र है वो उस गोले का केंद्र है जिस गोले का ये दर्पण जो है भाग होता है। ये जो गोला है बड़ा वाला, उसी से हम लोगों ने क्या है कि इन दोनों दर्पणों को बनाया है। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ये हमारे पास क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारे पास
कॉनकेव मिरर है। इसका वक्रता केंद्र कौन है? इस गोले का जो केंद्र है, तो वक्रता केंद्र हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र में अंतर आपको याद होना चाहिए। भाई वक्रता केंद्र जो है उस गोले का केंद्र है जिस गोले का दर्पण भाग है, और ध्रुव जो है जो दर्पण है उसका मिड पॉइंट है। निम्न में से गलत विकल्प की पहचान करें। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग होता है, क्या ये सही है? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग होता है? नहीं, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। देखो ये वक्रता केंद्र है, सॉरी ये हमारे पास दर्पण है। वक्रता केंद्र तो ये है ना, वक्रता केंद्र क्या है? देखो ये एक गोले का भाग है, लो हमने पूरा गोला बना दिया, ये हमने पूरा गोला बना दिया। इस गोले का जो केंद्र होगा ये वक्रता केंद्र है। ये गोले का भाग नहीं, ये दर्पण का भाग नहीं है, ये उस गोले का भाग है जिसका ये दर्पण पार्ट है, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, ये सही है, ये सही। हमसे गलत विकल्प पूछा था ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्रुव गोलीय दर्पण का भाग होता है, ये सही है, ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो है गोलीय दर्पण का मिड पॉइंट होता है, ये पोल है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को प्रायः P से और वक्रता केंद्र को C से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से और पोल को P से डिनोट करते हैं, ये सही है। तो आंसर हमारा A हो जाएगा। निम्न में से कौन परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस पर कौन स्थित होता है? तो एक दर्पण हमारे पास ये है जो कि अवतल दर्पण है, और ये हमारे पास उत्तल दर्पण है जो बाहर की ओर उठा हुआ है। भाई गोलीय दर्पण पर जो पॉइंट होता है उसे हम लोग पोल बोलते हैं, बस यही होता ही है। वक्रता केंद्र होगा नहीं, फोकस होगा नहीं, हम लोग फोकस के बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ध्रुव हमारा आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। गलत, वक्रता केंद्र तो परावर्तक पृष्ठ पर होता ही नहीं है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। अवतल दर्पण बोल रखा है, देख लो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। इसका वक्रता केंद्र देख लो, परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक इसके सामने है। जबकि उत्तल दर्पण के लिए हम क्या बोलेंगे? जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके पीछे है। तो कभी कभी क्या होता है, आप में से क्या करते हैं कि ये उत्तल दर्पण बनाते हैं और क्या करते हैं, वक्रता केंद्र इधर ही बोल देते हैं। वक्रता केंद्र इधर नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो क्या करो, आप गोला बना लो, ऐसे गोला बना लो। अब इसका केंद्र आपको दिखेगा साफ साफ कि इधर होगा, ये वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ के, माफ करिएगा, परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर सी है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र यहां पर काट दो, उत्तल होना चाहिए था। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण का या गोलीय दर्पण की रहती है। फिर से वही बात है कि भाई गोलीय दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। भाई ये दोनों दर्पण जो है इस पूरे गोले का भाग है, इस गोले के पास अपनी एक त्रिज्या होती है, आप जानते ही हो गोले के पास त्रिज्या होती है। तो जो गोले की त्रिज्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वह काल्पनिक रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है डैश कहलाती है। देख लो ये हमारे पास क्या है? गोलीय दर्पण है, ये अवतल है, ये उत्तल है, दोनों के पास पोल है, दोनों के पास वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। इस पर क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये मुख्य अक्ष बनाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 79 जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।